हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो वाइट्स 906। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इससे पहले हम सेक्शन 19 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 ऑनवर्ड। सेक्शन 20 बात करता है इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट का मतलब होता है आधा अधूरा कुछ चीज़, इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया उसको। सपोज करो मैंने एक चेक लिया, उस चेक पे सिर्फ सिग्नेचर करके आपको दे दिया और वो एक ब्लैंक चेक है। मैंने बोल दिया आपको कि आपको जो अमाउंट भरनी है वो भर लीजिए, ठीक है। या फिर हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि 50,000 रुपये मेरे को देने थे आपको, ठीक है। तो मैंने बोला सिग्नेचर किए जल्दी में कि भाई तू भर लेना इसमें 50,000 रुपये और निकलवा लेना, ठीक है। और आपने क्या किया, 1,00,000 रुपये भर लिया उसमें। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो और कितनी अमाउंट के लिए मैं पेएबल होऊंगा? या फिर आपने क्या किया, 1,00,000 रुपये भर लिया उसके अंदर और आगे आपने किसी और को वो किसी कंसिडरेशन के बदले में दे दिया। सपोज करो आप फर्नीचर खरीदने गए दुकान पे और आपने एंडोर्स करके सामने वाले को वो दे दिया है और आपने उसको क्या बना दिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स बना दिया, क्योंकि आपने उसके बदले में सामान लिया है, एक कंसिडरेशन के बदले में आपने उस इंस्ट्रूमेंट को दिया है। तो वो सामने वाला पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ और आपने 1,00,000 रुपये की शॉपिंग कर ली, जबकि मैंने बोला था आपको कि 50,000 रुपये ही निकलवाना है। तो क्या मुझे 1,00,000 रुपये उस सी पर्सन को देने होंगे या नहीं, ये सब डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन 20 कह रहा है वेयर वन पर्सन साइन एंड डिलीवर टू अनदर ए पेपर स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देन in force in India and either wholly blank or having written there on an incomplete negotiable instrument। मतलब जो एक आदमी ने इस तरीके से एक पेपर को सिग्नेचर करके दिया, पेपर स्टैम्प को, वो उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसको अलाउ करता है, जो उस टाइम पे फोर्स में था इंडिया के अंदर। और आपने क्या किया, उसको या तो होली ब्लैंक छोड़ दिया या तो आपने कुछ इनकम्प्लीट उसको बनाया और छोड़ दिया, ठीक है। या डेट मेंशन नहीं किया या फिर उसमें अमाउंट नहीं भरा। नाम तो भर दिया था आपका, मैंने अमाउंट लिखा नहीं कुछ, ना डेट लिखा और सिग्नेचर करके दे दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ आधा अधूरा दे दिया या तो फिर पूरा ही ब्लैंक दे दिया सिर्फ सिग्नेचर करके। ही मतलब जो ड्रोवर है, जिसने जो बना रहा है इंस्ट्रूमेंट को, ही देयर बाय गिव्स प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू द होल्डर। होल्डर को, मैंने ए ने बी को दिया था वो, तो बी को ये मैंने अथॉरिटी दे दी कि तुम बाकी की जो डिटेल्स है वो भर लेना, ठीक है। गिव्स प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू द होल्डर देयर ऑफ टू मेक और कंप्लीट एज द केस मे बी अपॉन इट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी स्पेसिफाइड अमाउंट देयर इन, ठीक है। कोई भी स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए मैंने वो बना के दिया था। हमेशा ही जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप तुम ये स्पेसिफाइड अमाउंट 5,000 रुपीज़ भर लेना, ठीक है। एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। जो मैंने प्रोमिस किया वो कवर नहीं कर रहा है, वो उसकी जो लीगल वैल्यू है स्टैम्प की। एक सपोज करो चेक जो है कुछ इस तरीके से है कि वो चेक 50,000 रुपये से ऊपर की अमाउंट, आप अगर उसमें जो ड्रॉवर है वो भी डाल के पूरा बना करके वैलिडली उसको देगा तब भी नहीं ड्रॉ होगा, क्योंकि लिमिटेशन ही उसकी उतनी है। जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, वैसे ही अगर आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ही उतनी है कि 50,000 रुपये और आपने उसमें ज़्यादा भर दिए तो आपको उसको विड्रॉ नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। स्पेसिफाइड देयर इन एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। तो स्टैम्प से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी अमाउंट। आपको शायद इसमें नोट एक्सीडिंग वाले में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, मैं इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैंने आपको बोला था 50,000 के लिए, लेकिन आपने उसके अंदर भर दिया 1,00,000 रुपये अमाउंट और मान के चलिए कि इसमें सिर्फ 50,000 की ही लिमिट थी, ठीक है। अब मैं 50,000 और 50,000 से नीचे की जितनी भी अमाउंट है उसके लिए तो लाइबल हूँ, लेकिन आपने जो 1,00,000 रुपये अमाउंट भरी है और किसी एक्स पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स बना दिया, HDC बना दिया आपने, तो उस HDC के लिए भी मैं 1,00,000 के लिए भी लाइबल नहीं होऊंगा, ठीक है। सिर्फ 50,000 रुपये के लिए ही हो सकता था मैं। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट जो है वो क्या कर दिया आपने, एक्सीड कर दी, उस उतनी उस
इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू ही नहीं थी। द पर्सन सो साइनिंग शैल बी लाइबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी इन विच ही साइन। वो पर्सन जो है उस कैपेसिटी में लाइबल होगा जिस कैपेसिटी में उसने सिग्नेचर किए थे। अगर उसने सिग्नेचर मेकर के रूप में किए थे तो वो मेकर के रूप में होगा, एंडोर्सर के रूप में किए थे तो एंडोर्सर की लाइबिलिटीज होंगी उसके ऊपर, ठीक है। टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट, किसके लिए? एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट। आपने बाद में उसको क्या कर दिया था, एक फर्नीचर की दुकान पे जाके 1 लाख रुपए का बना करके उसको, क्योंकि मैंने तो अमाउंट भरी नहीं रखी थी, और होल्डर इन ड्यू कोर्स HDC बना दिया था दुकान वाले को, बी को। अब मेरे को बी को 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन ए होल्डर इन ड्यू कोर्स shall recover from the person delivering the instrument anything in the excess of the amount intended by him to be paid thereupon। मतलब कोई भी पर्सन अदर देन द HDC के अलावा कोई भी पर्सन उससे उतनी अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता जितनी उसने नहीं बोला था भरने के लिए। अगर ए ने बी को 50,000 रुपये के लिए प्रोमिस किया था कि भाई 50,000 रुपये भर लो और तुम 50,000 रुपये ले लेना, और उसने 1 लाख रुपये भर लिए, तो अगर वो बाउंस भी हो गया चेक, तो बी जो है ए से 1 लाख रुपये क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ए का और बी का क्या एग्रीमेंट था कि भाई 50,000 का, ठीक है। लेकिन बी ने आगे उसको सी को दे दिया, सी क्लेम कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये HDC है, ठीक है। जब तक HDC नहीं होगा वो एक्सेस अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता। HDC उससे 1 लाख रुपये भी क्लेम कर सकता था, ठीक है। आई होप आपको ये इनकोएट स्टैम्प समझ में आया होगा। यहाँ नीचे मैंने इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिख रखा है विद एग्जांपल्स। आप इसको नोट्स को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम से भी टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर सकते हो, lobytes_906। सेक्शन 21 एक्सप्लेन करता है एट साइट, प्रेजेंटमेंट और आफ्टर साइट को। एट साइट और प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या है? इन ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज द एक्सप्रेशन एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट मीन्स ऑन डिमांड। इस अगर हमने इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिस पे एट साइट लिखा है या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट लिखा है, उसका मतलब होता है कि ऑन डिमांड, उसको जब भी दिया जाएगा पहली बार तभी पे करना पड़ेगा। सपोज करो कुछ इस तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज बना रखा है, पे 10,000 टू बी एट साइट। इसका मतलब है तो बी जब इंस्ट्रूमेंट जाके देगा ड्रॉई को, तभी उसको ड्रॉई को क्या करना पड़ेगा, बी को पैसा देना पड़ेगा। एट साइट का मतलब ऑन डिमांड होता है। आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब क्या है? एक स्पेसिफाइड पीरियड, जब आप ड्रॉई के पास जाओगे, पैसे के लिए इंस्ट्रूमेंट दोगे, इंस्ट्रूमेंट उसने देखा, उसके बाद से आपको पैसे मिलेंगे। सपोज करो कुछ इस तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया हुआ है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज सेज पे 10,000 टू बी 30 डेज आफ्टर साइट। 30 डेज आफ्टर साइट का मतलब क्या है? बी ने जब ड्रॉई डी को जाके ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया, अब डी के पास में 30 दिन का टाइम है कि 30 दिन के अंदर वो कभी भी पैसे दे सकता है। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, डी को जाके दिखाया उसने, डी को पैसे देने पड़ेंगे तुरंत, ठीक है। वो होता है ऑन डिमांड। सेक्शन 22 बात करता है मैच्योरिटी की, कि कब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मैच्योर होगा। द मैच्योरिटी ऑफ ए प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू। मैच्योरिटी की डेट कौन सी होगी? जिस डेट पे वो ड्यू हो जाएगा। ड्यू होने का मतलब क्या है? अगर उस पे 3 मार्च लिखा हुआ है 2025, तो वो 3 मार्च को ड्यू हो गया, तो वो उसकी क्या है, डेट ऑफ मैच्योरिटी है। लेकिन इसमें डेज ऑफ ग्रेस भी होते हैं। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब क्या है? एवरी प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट। एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, इनका मतलब यही होता है कि ऑन डिमांड। अब देखो इसमें आप कहीं भी चेक नहीं पाओगे, चेक नहीं लिखा हुआ है, बस प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है। क्योंकि चेक जो होता है हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। जो हम डेट लिखते हैं उसके ऊपर, वो एक स्पेसिफाइड डेट है, उस डेट पे या उसके बाद एक स्पेसिफाइड पीरियड दे रखा है, वो 138 सेक्शन में हम देखेंगे।
हमारे पास ये राइट होता है जिसके नाम पे वो चेक बना है कि वो उस टाइम तक उसको विड्रॉ कर सकता है, लेकिन बैंक जब भी जाएगा बैंक के अंदर वो पैसा बैंक को देना पड़ेगा, वो ऑन डिमांड होता है। ठीक है, तो इस केस में मेजोरिटी की डेट क्या होगी उसकी, हर एक उस प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि डिमांड पे नहीं है, एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट पे नहीं है, उसकी मेच्योरिटी क्या होगी, इज एट मेच्योरिटी ऑन द थर्ड डे आफ्टर, थर्ड डे नहीं लिखा, ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल। सपोज करो 3 मार्च की उसके ऊपर अगर तारीख लिखी हुई थी, तो 3 मार्च प्लस 3 दिन और तीसरे दिन मतलब 6 मार्च को वो मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन नहीं, तीसरे दिन, यहाँ पे थर्ड डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल है। तो ये डेज ऑफ ग्रेस 3 एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं, उस जो डेट लिखी है प्लस 3 करो, उस तीसरे दिन आपको क्या हो जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी मिल जाएगी उस इंस्ट्रूमेंट की। आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। आगे भी बहुत सारे इसमें कैलकुलेशंस करनी है जो मैच्योरिटी के रिगार्डिंग है, थोड़े से बड़े सेक्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।